बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराना मार्केटिंग और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है। वफाकी हुकूमत ने 11 जून को बजट पेश किया और 2 दिन के बाद सूबाई हुकूमत ने भी ये बजट पेश किया, मगर उसमें ये कहा जाता है कि बिल्डर्स को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया, क्योंकि सरिये की कीमतों में भी इजाफा, बजरी की कीमतों में भी इजाफा और इसके साथ सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा बेतहाशा हुआ। तो हुकूमत तो कहती है कि हमने बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ फराहम किया। क्या रिलीफ फराहम किया? गरीब आवाम भी कह रही है कि ये बजट हमारा नहीं, सनतकार बिजनेसमैन भी कह रहे हैं कि ये बजट हमारा नहीं। तो ये बजट वफाकी हुकूमत ने किसके लिए पेश किया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि वफाकी और सिंध हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम 1 लाख से ज़ायद मकानात बना के देंगे। ये मकान किसको बना के देंगे, क्योंकि सीमेंट भी महंगी, बजरी भी महंगी और सरिया भी महंगा। इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब। इनके साथ दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर, कराची टम्बर मर्चेंट के भी ये सदर है। और खुसूसी बात है कि इनका एक नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा है और वो नाम है शर्जील गोपलानी। यकीन तौर पर कहा जाता है कि आबाद एक बड़ा नाम है, क्योंकि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए ये तमाम इदारों से एनओसी लेते हैं और एनओसी लेने के बाद ये अपना प्रोजेक्ट चालू करते हैं और करोड़ों रुपए लगा देते हैं। और जब करोड़ों रुपए लगाते हैं तो 1, 2 या 3 महीने बाद एक ऑर्डर आता है कि इन इदारों को या इन प्रोजेक्ट को मदफार कर दिया जाएगा। तो इसी हमारे साथ मौजूद है सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद ख्वाजा मोहम्मद अयूब साहब से हम सवाल करते हैं। अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अयूब साहब, ये बताइएगा कि आबाद को यानी बिल्डर्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त फोकस हो चुकी है, हाईलाइट हो चुकी है और हर इदारे की नज़रों में है। हर इदारा जो इससे रिलेटेड भी नहीं है वो भी उसमें कुछ ना कुछ अपना असर रसूख दिखाता है और कुछ ना कुछ इससे गेन करके ले जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ 12 से 13 मिलियन घरों की शॉर्टेज है ऑल ओवर पाकिस्तान। आबाद उसके लिए कोशां है कि किसी तरह से हम इस शॉर्टेज पे काबू पाएँ, लेकिन चूंकि हर्डल्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। ये शहर मेरा शहर है, ये शहर आपका शहर है, ये शहर हमारे बच्चों का शहर है। अगर हमने इसको बेहतरी की तरफ नहीं लेके गए तो हमारे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे। और ख़ास तौर पे हमारे वो बच्चे जो बाहर से पढ़कर आते हैं, वो जब यहाँ के मसाइल देखते हैं तो वो बिल्कुल भी यहाँ काम करना नहीं चाहते। तो क्या हम अपने वो ज़हीन बच्चे ड्रेन आउट करेंगे? क्या हम उनको बाहर जाने देंगे? नहीं, यकीनन नहीं। हम चाहते हैं हमारा शहर खूबसूरत हो, हमारा मुल्क खूबसूरत हो। उसके लिए हमें उन्हें मौका देना पड़ेगा, उन्हें जगह देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी, तो ये मुमकिन है। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। जब कोई बिल्डर एक ज़मीन लेता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके और अप्रूवल तक उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी करप्शंस हैं, बहुत सारी जगहों पे उसको वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सारी जगहों के ऊपर काम कराने के लिए उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और एक ज़मीन लेने के बाद 2-2 साल, 2.5 साल के बाद अप्रूवल्स मिलती हैं। और आजकल ज़मीन की कीमतें आपको पता है, करोड़ों रुपयों की ज़मीनें हैं। उसके बाद मसाइल जो डिपार्टमेंट सेट के हम आए उसकी मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, तो मटेरियल कॉस्ट डे बाई डे बढ़ रही है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिजिबल नहीं रह रहा प्रोजेक्ट। हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा, हर्डल्स कम करने पड़ेंगे। वन विंडो ऑपरेशन शुरू अगर किया जाए और एक ही विंडो से तमाम अप्रूवल्स मिलें, तो एक तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आसान होगी, दूसरा बिल्डर को काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जो बजट जो पेश किया गया, इस बजट में बिल्डर्स को कितना रिलीफ फराहम किया गया है वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से। देखें, अगर हम बात करें रिलीफ की, खान साहब का जो विज़न था कंस्ट्रक्शन से, जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो आबाद हाउस से शुरू की। हाउसिंग सेक्टर के लिए उन्होंने जो ऐलान किया कि 50 लाख घरों की तामीर, वो आबाद हाउस में किया गया। लेकिन उसके बाद चूँकि बहुत सारी चीज़ों में उनका फोकस चेंज हो गया और वो नहीं इस तरफ फोकस कर पाए, मैं समझता हूँ। और 50 लाख घर मुझे नज़र नहीं आते। और जिस तरह से प्राइस बढ़ती चली गई मटेरियल की, किसी भी तरह से प्राइम मिनिस्टर स्कीम के अंदर फिजिबल ही नहीं रहा कि आप मकान दे सकें। तो इसको देखना पड़ेगा। तो बजट के अंदर भी ये बात कही है कि हम जो है 50 लाख मकान देंगे। लेकिन जिस प्राइस के ऊपर मटेरियल है और जिस प्राइस के ऊपर 50 लाख घरों की बात की जाती है, वो किसी भी तरह से फिजिबल नहीं है। पिछले 8 महीने की अगर हम बात करें तो स्टील तकरीबन 50% बढ़ चुका है। इसी तरह सीमेंट की अगर हम बात करें तो सीमेंट 20 से 25% बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ें जो कि मेन मटेरियल है हमारा, स्टील और सीमेंट जो है,
अगर हम उसकी इस प्राइस के ऊपर जाएं तो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है कि आप जो है वज़ीर-ए-आज़म की स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। अच्छा अयूब साहब, कहा जाता है कि कराची की खूबसूरती में बड़ी बड़ी इमारतों का बड़ा शुमार है, और यहाँ पर जब गैर मुल्की आते हैं तो अपने मुल्क को तो इमारतें देखते हैं, या पाकिस्तान की भी जब आते हैं कराची तो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, तो कराची शहर भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो क्या इन प्रोजेक्ट को भी कभी कभार कोई नोटिस आ जाएगा कि इनको भी तोड़ दिया जाए, क्योंकि 50-50 साल से बने? तो जब चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर दें कि तजावज़ात पर खात्मा किया जाए, तो उस खात्मे में ये भी आ सकता है जो कि नस्ला टावर भी आ चुका है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब हम बात करते हैं कराची की खूबसूरती की, कराची की बिल्डिंग्स की, तो आल दुनिया भर में आप देखें, दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो उस शहर की खूबसूरती होती हैं। इसी तरह से कराची के अंदर भी हैं, लेकिन ये बिल्डिंगें ओवर द नाइट नहीं बनी। इन बिल्डिंगों को बनने में 3 साल, 4 साल, 5 साल लगे हैं। तो क्या उन 3, 4, 5 साल के अंदर इदारों को नहीं पता था ये बिल्डिंगें बन रही हैं? क्या उन्होंने अप्रूवल्स नहीं दी थी? क्या उन्होंने एनओसीज़ नहीं दी थी? आपने नस्ला टावर की बात की, नस्ला टावर जो है लीगली अप्रूव्ड है, और उसमें बहुत सारे गरीब लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए और उस सर, उस बिल्डर पर को तो ये दिया। कहा जा रहा है कि गैर कानूनी है वो। अभी वापस से जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो कानूनी है। देखिए, बात ये है कि उस बिल्डर ने मार्केट से ज़मीन परचेज़ की, उसमें 77 गज ज़मीन जो ऐड हुई है, जिसका इशू बना हुआ है, जो सबसे पहले ये कहा गया कि नाले पे बनी हुई है, और जब बाद में देखा गया तो नाले से दूर थी बिल्डिंग। उसके बाद कहा गया कि जी लैंड का इशू है। 77 गज ज़मीन उन्होंने मार्केट रेट पे मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी से परचेज़ की, और उसको बाकायदा इम्पेक्ट कराया गया मास्टर प्लान से। उसके होने के बाद उन्होंने सारी एनओसीज़ ली मुख्तलिफ़ इदारों से, उसके बाद अप्रूवल कराई, सेल एनओसी ली, उसके बाद उसको लॉन्चिंग किया, और बनने में ऐसी बिल्डिंग को 4 से 5 साल नॉर्मल सी बात है लगते हैं। जब वो 5 साल के अंदर बिल्डिंग बन रही थी, वो मेन शाहराह फैसल के ऊपर बिल्डिंग है। वो जगह है जहाँ से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी गुज़रते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी गुज़रते हैं, और तमाम इदारों के डीजीज़ और मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स गुज़रते हैं। उस वक़्त सबको नज़र आ रही थी बिल्डिंग बन रही है। अगर वो गलत थी तो उसको अर्ली स्टेज के ऊपर रोकना चाहिए था। आज जब वो बिल्डिंग बन गई और लोगों को रहते हुए 4-5 साल हो गए, तो आज उसको गलत करार दे दिया जाए और कहा जाए कि ये तोड़ दिया जाए, तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जिस प्राइस पे उन्होंने लिया था, अगर गवर्नमेंट भी उनको कंपनसेशन कर दे उस प्राइस का, तो वो एक कमरा नहीं परचेज़ कर सकते। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहूँगा कि उस पर नज़र षानी करें, उसको रिव्यू करें, एक लार्जर बेंच बनाएं। अच्छा, हमारे साथ शजील गोपलानी साहब भी हैं, और गोपलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा गोपलानी साहब, ये बताइए कि थोड़े दिन पहले एक आपका इजलास हुआ था, और तजावज़ात के ख़िलाफ़ आप लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई है। कई नालों पर जो है वो दुकानें बनी हुई थी, उनको तजावज़ात खात्मा कर दिया, क्योंकि वो कराची की खूबसूरती में दखल पैदा कर रही थी। अब आप भी एक प्रोजेक्ट तैयार करने जा रही हैं, आप भी बिल्डर्स हैं, तो आप क्या कहेंगे शहर की खूबसूरती के लिए आपका क्या राय है? नहीं, मैं खुद तो डायरेक्ट बिल्डर नहीं हूँ, और ना मैं कोई खुद प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं मार्केट में। कोई बिल्डर बना रहे हैं, अयूब भाई बना रहे हैं, या कोई और बना रहे हैं, या कोई XYZ बना रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो एक शख्स खुद सारा पैसा नहीं लगाता, उसके साथ 2-4 लोग पार्टनर होते हैं। कोई बड़े ग्रुप हैं तो उनके डायरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह हम भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, और कहीं अपार्टमेंट ले लेते हैं हम लोग, कभी ज़मीन ले लेते हैं। तो कुछ बिल्डर्स के नाम अच्छे हैं तो उनके साथ हम मिलकर काम भी कर लेते हैं। बाकी शहर की खूबसूरती में बिल्डर का बहुत बड़ा किरदार होता है। अलमिया ये है कि अभी तक कराची का कोई मास्टर प्लान आज तक सामने नहीं आया। होना ये चाहिए था कि कराची जितना पुराना शहर है, सन 1800 की बिल्डिंग्स यहाँ मौजूद हैं, 300 साल पुराना, 400 साल पुराना शहर है, तो यहाँ पर कोई मास्टर प्लान जो पहले वाला था या तो उसको ही फॉलो किया जाता, या फिर नया मास्टर प्लान दिया जाता। अभी भी जो मसला आ रहा है, मैं समझाऊँ, फील्ड तो इन लोगों की है, बिल्डर्स की, लेकिन मैं ये समझाऊँ कि जो सोसाइटीज़ का जो कानून था, उन सोसाइटीज़ ने अपने लॉज में खुद अमेंडमेंट्स किए हैं और उसको कमर्शियल कर दिया बिल्डिंग्स जो एरियाज़ को, तो उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कितनी सोसाइटियाँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो कैंसिल कर दी गई, और स्कीम 42 में बहुत सी कम्युनिटी की सोसाइटीज़ थी, उसकी ज़मीन ही सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी, जबकि उनके पैसे 1972-73 में भरे गए, तो वो ज़मीनें आज तक उन सोसाइटीज़ को नहीं मिली, कम्युनिटीज़ को। तो ये सारा अलमिया है, कुछ सिस्टम का किरदार भी और करप्शन भी है। तो गोपलानी साहब, जो ज़मीनें दी जाती हैं तो उसमें तो KBC हुआ या SP है, मतलब ये तो शामिल होते हैं उनके अफसरान जब ज़मीन देते वक्त, और उसके बाद कहते हैं गैर कानूनी, तो इसकी क्या वजह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? असल कार्रवाई जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। जो साइनिंग अथॉरिटी है
जब तक उनको सजा मौत नहीं दी जाएगी, जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे जो उसकी गर्दन पतली होती है उसको लटका दिया जाता है। अब सारिफ का क्या कसूर है? जिसने अपार्टमेंट खरीदा, जिसने घर खरीदा, या जिसने ज़मीन खरीदी, या चार चार फाइलें मार्केटों में मौजूद होती हैं बाज़ प्लॉटों की, स्कीम 33 में बेशुमार घपले, मेहमार के साथ हमारी अपनी ज़मीन है। टिम्बर मर्चेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ज़मीन खरीदी सन 1980 के अंदर, और वो ज़मीन हमने अपनी मदद आपके साथ मौरूसी ज़मीन खरीदी ताकि वहाँ पे टिम्बर मार्केट को हम शिफ्ट कर सकें। अलमिया ये हुआ कि जब वहाँ हाउसिंग सोसाइटी आई, उसने केस कर दिया कि यहाँ पे टिम्बर मार्केट शिफ्ट नहीं होगी और यहाँ पे जो भी होगा वो तो अपना हाउसिंग सोसाइटी बनेगी। अच्छा, उस वक्त केडीए जम हो गया वहाँ पे एमडीए के अंदर। पहले केडीए आया, केडीए ने अपनी फाइल बनाई कि भाई यहाँ पे ज़मीन जो है केडीए के हिसाब से चलेगी। केडीए जम हो गया एमडीए में, एमडीए ने अपनी जो है वो मास्टर प्लान बनाया, वो सारी चीज़ें हुई। खैर अलमिया ये हुआ कि आखिर में हमने थक हार के एक बिल्डर को ज़मीन बेच दी। 18 एकड़ ज़मीन हमने उसने उस बिल्डर से खरीदी और 2006 में हमने ज़मीन बेची और मौरूसी ज़मीन थी हमारी, और 18 एकड़ हमने 2006 में उस बिल्डर से खरीदी। उस बिल्डर ने ही हमारी ज़मीन पे कब्जा करवा दिया और आज हमारे ज़मीन के कागजात 100% हैं, हमारे पास लीज़ हमारे नाम पे है। हर चीज़ होने के बावजूद आज हम जो है जा रहे हैं कोर्ट में। अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त अच्छा गोपाल साहब, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, गोपाल साहब से अपने सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी शर्जील गोपलानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और एक बार फिर हम शर्जील गोपलानी साहब से वहीं से बात शुरू करेंगे जहां इनकी कुछ गुफ्तगू रह गई थी। जी शर्जील साहब, आप जब बात कर रहे थे कि जो बिल्डर्स माफिया हैं और उनसे ख़रीदा और फिर वही बिल्डर्स आप पर काबिज हो गया है। ये बिल्डर जो है वो खुद ही कब्जा करवाता रहा, और हमने थाने में भी गए, फिर बिल्डर्स के पास भी हम जाते रहे। अच्छा, सारी ज़मीन की पेमेंट जो हमने अपनी ज़मीन बेची उससे ऊपर हमने इसको पेमेंट की बेचने के बाद। अब वो हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, साथ साथ हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये केस चल रहा है इस वक्त बिल्डर्स वाला, हम इसका हिस्सा बने। वकील ने तो हमारी ये कहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारी ज़मीनों के कब्जे का मामला देख रही है, ये प्राइवेट ज़मीन का मामला है, तो वो शायद उसको इस तरह एंटरटेन ना करे जिस तरह बाकी कराची मामला करे। लेकिन कराची के मामला में आबाद को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा दो तरफ से। आबाद को सबसे पहले तो जो साहिल हैं जिनके साथ बिल्डर्स, कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको मैं बोलूँगा बिल्डर्स के अंदर काली बेर हैं। एक शख्स का जो प्रोजेक्ट बन रहा है कराची क्लब के सामने, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड बिल्डर है, उसको भी हमने हमारे एक मेंबर ने पूरी पेमेंट कर दी है। उसके बाद जब हम जा रहे हैं कि भाई ये एक ट्रांसफ़र फ्री था, तो वो उसके लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांग रहे हैं ट्रांसफ़र के। हमने आबाद को अप्रोच किया, आबाद ने बोला वो हमारी सुनता नहीं है, और मेरी लास्ट टाइम मोहसिन शेखानी साहब से बात हुई, उन्होंने बोला यार आप कोर्ट चले जाएं वही बेहतर है, ये सुनते नहीं हैं। तब हम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये मामला भी हैं कि अब आबाद को, इनको या तो गवर्नमेंट को ऐसी अथॉरिटी दे कि नक्शे पास करने से लेके साइलिन के मसाइल तक वो आबाद अपने प्लेटफॉर्म से हल करें। अच्छा अजीत साहब, आप बताइएगा कि आबाद में कोई बिल्डर्स, अगर कहा जाता है ना कि गैर कानूनी तामीर आते हैं और फिर तोड़ दी जाती है और फिर चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, तो क्या ये आबाद के मेंबर होते हैं या आबाद के मेंबर बनने के लिए कोई ना कोई शराइत होती है? लेकिन मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले शर्जील भाई ने एक बात कही, मैं उसकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। शर्जील भाई ने फरमाया सोसाइटियाँ कमर्शियल कर देती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सोसाइटी सिर्फ एनओसी देती है। कराची में 26 रोड ऐसे हैं जिनको कमर्शियल डिक्लेयर किया गया था, और उसी के ऊपर रोड कमर्शियल होते थे। सोसाइटी सिर्फ एनओसी देती थी, और ये केडीए में मास्टर प्लान से कमर्शियल होते थे, जिसमें शारा फैसल भी है
और मुख्तलिफ रोड हैं, तकरीबन 26 के करीब रोड हैं, हर शहर में है। ये लाहौर में आप चले जाएँ वहाँ भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो सोसाइटी का अमल दखल सिर्फ इसमें इतना था। अब हम आबाद की बात करते हैं, मेंबरशिप की। देखिए, आबाद की मेंबरशिप इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपको तमाम कागज़ पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको मेंबरशिप मिलती है। उसमें सबसे पहले आपके पास एनटीएन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास 400 गज़ का कमर्शियल प्लाट होना चाहिए, रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए जिसका प्रॉपर एक एड्रेस हो, उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड, फ़ोटोज़, और उसके बाद आपकी फ़ीस। ये तमाम चीज़ें आप देते हैं, उसके बाद आपको मेंबरशिप बाकायदा कमेटी अप्रूव करती है, उसके बाद सीसीआरईसी में जाती है फ़ाइल आपकी, सीसीआरईसी में अगर ऑब्जेक्शन कोई ना आए तो अप्रूवल मिलती है। उस मेंबरशिप के बाद आपको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है एसबीसी से। उसमें भी आबाद की पार्टिसिपेशन है, आबाद का जो कन्वीनियर या कोई ऑफिस बेरर उस इंटरव्यू में लाजमी बैठता है और उस इंटरव्यू के बाद आपको दिया जाता है। अब हम बात करें अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन की, तो मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े गारंटी के साथ ये बात कहूँगा कि आबाद का कोई भी मेंबर इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कराची शहर में हो रही है वो पोर्शंस की शक्ल में है, जिसमें छोटे प्लाटों जैसे पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो एक 80 गज पर जो 6 माला बिल्डिंग बन गई या तो वो गैर कानूनी है, या कुछ आबाद के लोग भी तो शामिल हैं, या आला अफसरान उसमें केबीसी के शामिल हैं? देखिए, आबाद के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि 400 गज़ का कमर्शियल प्लाट चाहिए। 400 गज़ से छोटा प्लाट अगर आपके पास कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है तो हम मेंबरशिप ग्रांट नहीं करते। अच्छा, अब जो 80 गज़ का रेजिडेंशियल प्लाट लेकर उस पर 6 फ्लोर या 5 फ्लोर या 8 फ्लोर जो भी बना रहा है, या 120 गज़ का रेजिडेंशियल प्लाट है या 240 गज़ का, तो हमारा मेंबर नहीं है। हम उसको मेंबर ना मेंबरशिप देते हैं, ना मेंबर वो बन सकता है हमारा। इस तरह के लोग पोर्शंस बनाते हैं जो शहर की खूबसूरती में रुकावट बनते हैं। रुकावट बन रहे हैं, बदसूरत कर रहे हैं शहर को ख़राब कर रहे हैं। चूँकि ये बिल्डिंगें बहुत तेज़ी में बनती हैं और इसमें जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो टाइम फ्रेम देते हैं कि आप जी महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लें, 2 महीने में कंप्लीट कर लें, ये छत जो है 3 महीने में कंप्लीट कर लें। तो इतने कम टाइम के अंदर बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, और जब तेज़ी से बिल्डिंगें जो बनती हैं उन पर ना क्यूरिंग प्रॉपर हो सकती है और ना प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग होती है। आप आए दिन ये सुनते होंगे कि बिल्डिंग गिर गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आबाद के किसी मेंबर की कोई हाई राइज बिल्डिंग गिरी है? यकीनन नहीं। ये वो बिल्डिंगें हैं जो पोर्शंस हैं, और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है। कानून साजी हो, ये रोकी जाए और इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, तो लीगल कंस्ट्रक्शन फ़रोग पाएगी और शहर खूबसूरत होगा। अच्छा गोपाल साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि एक आपकी ज़मीन थी और उसके बाद फिर वापस वो कब्ज़ा माफिया हो गया, चले वो तो एक आप कहते। अच्छा, जो कोरोना वायरस आया 18 माह के दौरान, इस 18 माह के दौरान छोटे बड़े ताजिरों को तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उससे उनकी बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। और अब जो इंक्रोचमेंट का सिलसिला चला है, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि जहाँ भी नाले हो तजावज़ात का खात्मा कर दिया जाए, तो उसमें भी बेचारे पिस रहे हैं, छोटा ताजिर ही पिस रहा है। तो क्या है मतलब आप? देखिए, इदारा शुमारियात पाकिस्तान के जो फिगर है 3800 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है छोटे ताजिरों को, और हमारे हिसाब से तकरीबन 5,500 अरब का नुकसान हुआ है। इदारा शुमारियात और हमारे वफाकी वज़ीर शौकत तरीन साहब ने खुद फरमाया कि 2 करोड़ लोग मुल्क में जो है वो बेरोज़गार हुए हैं। ये उनके फिगर्स हैं। तो ये आपके सामने तो हुकूमत के अदाद शुमार है जिसका जो नुकसान हुआ और अलमिया हुआ। अब जो बात आ रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन को जो गिराया जा रहा है, इसमें छोटे ताजिरों को भी असर पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो काम इलीगल है उसको तो इलीगल ही कहा जाएगा, उसको लीगल नहीं किया जा सकता। अगर हमारे छोटे ताजिरों ने कोई ऐसी प्रॉपर्टीज ली हैं जो कि इलीगल हैं, तो मेरे ख्याल में तो उनको वॉलंटरी सरेंडर कर देना चाहिए उन जगहों को। और इस दौरान आपने पिछले 20 साल में अगर उससे कारोबार से कुछ कमाया था तो कम से कम कोई लीगल जगह ही खरीद लेते। बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं आज भी बिल्डर्स ने बनाई हैं जो बंद पड़ी हैं, तो ये उस तरफ मूव हो जाना चाहिए था। इस तरीके से नालों के ऊपर जो मार्केट हुकूमत ने बनाई थी जो तोड़ दी गई, अब उसमें से एक मार्केट के लिए ली मार्केट में प्लॉट दिया गया है, उसका नक्शा भी पास हो गया, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगी और हमारे ताजिरों को उसमें दुकानें मिल जाएंगी। 400 दुकानें जो हैं जो KMC के उसमें आ रही थी। इस तरीके गार्डन वालों को जो मार्केट हटाई गई उसको भी इन लोगों ने KMC ने कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देंगे। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, शहर का सिस्टम को सही करने के लिए मास्टर प्लान ज़रूरी है और इसको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। इसमें वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत के साथ लोकल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
लोकल गवर्नमेंट को जो है वो मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी पड़ेगी शहर के, तो जभी जाके हम आगे तरक्की कर सकते हैं। अगर हम इलीगल कामों में लगे रहे तो हम ना तरक्की कर पाएंगे ना हम आगे जा पाएंगे। अच्छा, आपने अपनी एक इजलास में कहा था कि कराची में पानी की फराहमी और निकासी का निज़ाम भी तबाह हो चुका है, तो क्या मतलब? मेरे मतलब की बात ही नहीं है ना। आप सोचें कि आपके घर में पानी आता है क्या? मेरे घर पे तो पानी नहीं आता। मैं जो है महीने के 20,000 रुपये का सिर्फ मैं टैंकर डालता हूँ महाना, इसके बाद पीने का पानी मैं अलग से ख़रीदता हूँ। तो इस तरीके से कराची की 80% आबादी जो है वो पानी खरीद कर अपना गुजारा करती है, और जो पानी खरीदा जाता है दुनिया में महंगा तरीन पानी हम खरीदते और इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी पूरा शहर को मिल रहा है लेकिन टैंकर की सूरत में मिल रहा है, वो पाइपलाइन से कराची में नहीं आता। इससे वो दौर अच्छा था जब अंग्रेज़ हुकूमत करता था, हर नलके में पानी आता था, हर घर में पानी मौजूद होता था, और पानी इतना वाफिर मकदार में होता था कि शहर की सड़कें भी उस पानी से धुलती थी। अच्छा अयूब साहब, ये बताइएगा कि जो कहा जाता है ना कि बिल्डर्स करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाता है, और जैसा आपने कहा कि एनओसी लिए बगैर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर, तो कहा जाता है कि वो चाइना कटिंग होती है, और चाइना जो कटिंग की ज़मीनों पर जब कोई बड़े बड़े अपार्टमेंट तैयार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए या नहीं, और उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद करता है अपनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस तरह की ज़मीनों पे काम कर रहे हैं वो हमारे मेंबर ही नहीं हैं। अगली बात ये है कि हम उनको बिल्डर ही नहीं समझते। ये वो ठेकेदार तबका है जो इस तरह के काम करता है, और वो ओवर द नाइट पैसे कमाना चाहता है। हमारा बिल्डर एक प्रॉपर वे में काम करता है। हमारा मेंबर एक एनओसीज़ लेता है, लैंड परचेज़ करता है, उसके बाद एनओसीज़ लेता है, अप्रूवल्स कराता है, उसके बाद वो बनाने की पोजीशन में आता है, और वो करोड़ों रुपयों की और बाज़ दफ़ा अरबों रुपयों की ज़मीनें होती हैं। उसके बाद जब वो बिल्डिंग बनती है तो उसको 5 साल लगते हैं, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आबाद शुरू से ख़िलाफ़ है, आज भी आबाद इलीगल कंस्ट्रक्शन के हक़ में नहीं है। हम ये चाहते हैं ऐसी बिल्डिंगें नहीं होनी तो चाहिए। इनको परमिशन कौन देता है, कि मतलब कौन इनके लिए जो है एनओसी जारी कर देते हैं? कोई ना कोई एनओसी केबीसी के अफसरान होंगे, कोई ना कोई आला हुकाम तो होंगे ना जो चाइना कटिंग पे जो है इमारत तैयार करवा देते हैं, कोई तो होगा उसमें मुलविस। इनमें कोई एनओसी नहीं होती। नहीं, एनओसी तो नहीं होती मगर आला अफसरान तो होते हैं। ये इसका जवाब मैं देता हाँ हूँ। जी, चलिए आप दीजिए। कराची में कब्जा कराने में सबसे बड़ा हाथ जो है केएमसी का है। अच्छा, बिल्कुल सबसे बड़ा हाथ केएमसी का है। केएमसी ने जितना कराची की फुटपाथों पे, रोडों पे, नालों पे कब्जा केएमसी ने किया है, और वो प्रूव है। तो आज इंक्रोचमेंट तो होती रही है, केएमसी इंक्रोचमेंट कर रहा है। केएमसी अगर इंक्रोचमेंट तोड़ना चाहे तो बहुत मुश्किल है। केएमसी तो खुद इंक्रोच कर रहे हैं। वो केएमसी कोई कहीं भी कोई तोड़ने के लिए नहीं जाती। पीटी1 कौन जारी करता है? पीटी1 का मकसद क्या है? पीटी1 की वैल्यू क्या है? पीटी1 तक इन्होंने जारी करके जो है फुटपाथों पे दुकानें, घर तक मकानात बनवा दिए। ये केएमसी का सबसे बड़ा, केएमसी का काम था इस शहर को खूबसूरत बनाना, केएमसी ने शहर को तबाह करके रख दिया। शजीर भाई, अब केएमसी तो इंक्रोचमेंट कर रही है। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर किए हैं, जगह जगह से इंक्रोचमेंट हो रही है, तो शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं ना। केएमसी ने कौन सी शहर की खूबसूरती में इजाफा किया? आप मुझे बताएं। आपके नाले, सेवरेज लाइनें तमाम तबाह हो गई, आपके नाले तमाम कब्जा हो गए, चाहे किसी भी किस्म का नाला हो, चाहे औरंगी टाउन में मौजूद हो, चाहे वो आपका लाइट हाउस पे मौजूद हो, तमाम नालों पे कब्जा करके दुकानें बनवा दी, और उससे वो रेंट खाते रहे। इंक्रोचर सबसे बड़ा जो है केएमसी है। अच्छा अजीब भाई, ये तो कह रहे हैं कि देखो केएमसी है तो आबाद एक बहुत बड़ा इदारा है, और करोड़ों रुपए अरबों रुपए का टैक्स जो है वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा करता है, तो उन्होंने कोई आपको बजट में कोई रिलीफ फराहम किया है? क्योंकि जब रिलीफ फराहम होता है तो आप लोग खुश होते हैं, और जब रिलीफ फराहम नहीं होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रिलीफ फराहम किया गया है जिससे प्राइसेस कम हो जाएं। ऐसा किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता, बल्कि मैंने अभी जिक्र किया पिछले 8 महीने के अंदर जो है सरिये की कीमतें जो है वो 45 से 50% आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ गई हैं। इसी तरह से सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं। तो किसी किस्म का कोई रिलीफ मैं नहीं समझता कि जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा इस बजट से। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, तब्दीली का एक नारा लगाया था कि तब्दीली आएगी, और बिल्डर भी बड़ी मुलाकातें कर रहे थे, बड़ी खुशी से मुलाकात कर रहे थे, तो वो तब्दीली कहाँ चली गई? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज दिया था वो बहुत अच्छा पैकेज है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर के पैकेज की बात करें तो बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ गई हैं उसके ऊपर उस प्राइस के अंदर चीज़ें डिलीवर करना मुमकिन ही नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए ना प्राइवेट बिल्डर्स के लिए।
तो उसको प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने उसके लिए कुछ तजावीज़ दी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर उन पे अमल हो जाए तो सरिये की कीमत भी कम हो जाएगी और सीमेंट की कीमत भी कम होगी। नहीं, सीमेंट की भी कम हो जाएगी या सरिये की कीमत कम हो जाएगी, वो तो आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं ना। आप गरीब आवाम के लिए भी कोई ना कोई आबाद कारनामा अंजाम दे रही है कि गरीबों को कोई सस्ता प्लाट बना के दे। आबाद के जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं बड़े बड़े, तो कभी आपने उनके बारे में सोचा है? देखें, आबाद इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंस्ट्रक्शन नहीं करती। आबाद एक एसोसिएशन है, इसके मेम्बरान करते हैं। तो मेम्बरान करते हैं ना, आबाद तो एक इदारा है तो उसके मेम्बरान कर रहे हाँ, हैं। प्राइम तो इन मिनिस्टर- मेम्बरान ने हाँ। कभी किसी गरीब के लिए भी सोचा कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जाए और सस्ता दिया जाए बजाय करोड़ों के हिसाब से? तो गरीब तो आपकी तरफ नजरें लगाए बैठा है ना, तो आपने उनके लिए भी कभी सोचा है? जी, प्राइम मिनिस्टर स्कीम में हमारे बहुत सारे नहीं मेम्बरान तो हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कीम जब बनेगी बनेगी, वो तो आबाद के जो बिल्डर थे, जो मेंबर थे, उन्होंने कभी कराची शहर के गरीबों के लिए सोचा है? जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर स्कीम में हमारे बहुत सारे मेम्बरान हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो प्रोवाइड भी करेंगे। उसके अलावा हम आउटस्कर्ट्स की बात करें, जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितनी हाई राइज कंस्ट्रक्शन है, तमाम की तमाम हमारे मेम्बरान की है। और अगर आप उसको प्राइस वाइज कंपेयर करें तो बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट के साथ वो बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत ही कम कीमत पे लोगों को वहाँ घर मुहैया किए जाएंगे। अच्छा, हम बात करते हैं कि अलादीन पार्क के पास कुछ जगह भी मार की गई है और उसमें जगह बहुत सी दुकानें भी आई हैं, तो उन दुकानों में क्या समझते हैं कि ये उनके लिए जो आज शहर की खूबसूरती में आप कह रहे हैं ना घड़ी घड़ी कि खैर, तो वो दुरुस्त है ये, क्या इससे पहले उनको कोई नोटिस देना चाहिए था ताकि वो अपना जो सामान हटा के और दूसरी जगह मुंतकिल कर सके? तो ऐसा कुछ करना चाहिए था। देखिए, सिर्फ अलादीन पार्क नहीं, और भी बहुत सी जगहों के ऊपर डेमोलेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। अगर हम बात करें तो उनके साथ कंपलसेशन होना चाहिए था। ये ज़्यादती है कि आप ओवर द नाइट जो है उनको जो है बेघर कर देते हैं, उनकी जगह तोड़ देते हैं, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि उनके साथ कम से कम गवर्नमेंट कंपलसेशन करे। एक आदमी जो बिज़नेस कर रहा है, पूरे एक आदमी के पीछे 5 लोग होते हैं कम से कम, एक फैमिली पूरी वो रन कर रहा होता है, जो हमारे फैमिली स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। लेकिन उनको ना टाइम दिया गया, ना मौका दिया, बल्कि सामान भी निकालने की उनको टाइम नहीं दिया गया। आज उनका सामान पड़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों मैं एक क्लिप देख रहा था व्हाट्सएप पे, तो कुछ लोग वहाँ से सामान उठाकर लेकर जा रहे थे। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, इस ये भाई तरह ये का- बताइएगा कि जब जो आपने ने कहा कि हमारे मेंबर्स होते हैं, तो जो गैर कानूनी तौर पर जो तामीरात करते हैं, तो उससे आपके बिल्डर्स को भी कोई नुकसान पहुंचता है? बिल्कुल। कितना नुकसान आप लोगों को हो गया होगा कि फिर आप लोग जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? लेकिन जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि जो ये पोर्शन माफिया है, जिनको आप बिल्डर पोर्शन माफिया के नाम माफिया से तो है, बुलाते उसके हैं, अलावा भी जो चाइना कटिंगों पे जो लोग बना रहे हैं, ये सब पोर्शन माफिया। चाइना कटिंग पे भी पोर्शन ही बन रहे हैं। जो किसी चाइना रफाई कटिंग हुई प्लाट थी, पे कब्जा कर लिया, हाँ देखिए, वो रफाई प्लाट वाला तो एक सेपरेट किसी मैटर पार्क है। पे हो गया और वहाँ बन गए। अगर हम बात करें इसकी जो पोर्शंस वाली बात है, तो होता क्या है कि ग्राउंड प्लस वन की फाउंडेशन डाली जाती है, प्लिंथ भी वही होती है, ग्राउंड प्लस वन का पूरा सारा स्ट्रक्चर होता है, ग्राउंड प्लस वन बनता है, वहाँ तक तो नक्शा पास होता है नॉर्मली इनका। उसके बाद ये सेकंड भी डालते हैं, उसके बाद थर्ड भी डालते हैं, फोर्थ भी डालते हैं। हर बिल्डिंग की एक लोड बेरिंग कैपेसिटी है। अगर उसकी आपने ग्राउंड प्लस वन या 2 की फाउंडेशन डाली हुई है तो वो 2 फ्लोर 3 फ्लोर तो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है। लेकिन जैसे ही आपने चौथा फ्लोर और 5वां फ्लोर चढ़ाया तो उसको वो ओवरलोड होगी, तो डेफिनेटली उसने कोलैप्स करना है। आज नहीं करना तो कुछ टाइम के बाद करना है, क्योंकि अपने वो बेरिंग कैपेसिटी से ऊपर चली गई। तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हादसात होते रहेंगे जैसे शहर में पहले भी हुए हैं। तो ऐसी बिल्डिंगों का रोकना बहुत ज़रूरी है। हमें मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के, तो ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम शर्जील गोपरानी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी ख्वाजा
अयूब साहब से बातचीत चल रही थी और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातचीत कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की और इनका ताल्लुक बिल्डर से और आबाद से भी इनका ताल्लुक है। यकीनी तौर पर जब आबाद एक अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ तमाम बिल्डर्स हैं, वो एनओसी लेके अपना काम करते हैं। मगर मेरे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद है। शर्जील भाई, ये बताइएगा कि आपने भी एक इजलास मुनक़िद किया था तमाम ताजिरों का जो ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद से मुंसलिक है, तो उसमें आपने कहा था चालान की कुछ बात की थी और चालान के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस वाले करोड़ों रुपये जो वसूल कर रहे हैं, तो आपने उस पर बड़ा गुस्सा का इजहार किया है। ऐसे क्या वजह गुस्सा करने की? तो दुनिया में ट्रैफिक पुलिस होती है, वो लोगों को ट्रैफिक के रूल्स के ऊपर अमल करवाने के लिए होती है। पाकिस्तान में और स्पेशली कराची के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है, उसका काम जो है लोगों को चौराहों पे रोक के उनकी बेइज्जती करना और चालान काटना और रिश्वतें लेना है। 83 करोड़ रुपए का चालान एक साल में कराची ने पे किए हैं। आप एक चीज़ देखें कि जो रोकते हैं, आप खुद आप अपना कैमरा लेके तमाम चौराहों पे चले जाएं, गरीब मोटरसाइकिल वाले को रोकेंगे, गरीब रिक्शे वाले को रोकेंगे और जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं उनको रोका जाता है। हुकूमत किसी किस्म का कोई रोज़गार तो इस शहर को फराहम करती नहीं है। हर शख्स अपनी मदद आपके तहत, कोई गाड़ी किराए की लेके चला रहा है, किसी ने गाड़ी किस्तें पे ली हुई है और अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। उस मजदूर, जिस मजदूर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, ये फरमान ये है कि उसकी पसीना खुश्क होने से पहले इसकी मजदूरी अदा कर दो, उस मजदूर से ये ट्रैफिक पुलिस वाले चालान काटते हैं 500-500 का, 1000-1000 रुपये का। इस ज़्यादती है, जुल्म है। पूरा सिंध, इंटीरियर सिंध पूरा, कराची से हट के अंदर चले जाएँ तो 63 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की मद में अदा करता है और कराची सिर्फ 83 करोड़ रुपए आपको चालान की मद में, ट्रैफिक चालान की मद में अदा करता है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो करप्शन का लेवल जो है हमारा शहर का बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। और हर शरीफ और गरीबुल नफ्स आवाम को जो है, जो भी जिसको जहाँ मौका मिलता है हुकूमत की छतरी के तले, वो उसकी इज्जत भी इस्तेमाल करता है, उसकी इज्जत भी पामाल करता है और उससे करप्शन के नाम पे पैसे भी वसूल करता है। अच्छा अयूब साहब, ये बताइएगा कि 18 माह हुए, कोरोना वायरस की वबा रही, छोटे बड़े कारोबार बंद रहे, उसके अलावा फिर बिल्डर्स को भी कुछ काम करने का मौका नहीं मिला, तो इस दौरान आप लोगों को यानी कि जो बिल्डर्स हजरात कितना नुकसान हुआ होगा और हुकूमत को इसका रेवेन्यू क्यों नहीं मिला होगा? देखें, जो नए प्रोजेक्ट्स आने थे वो प्रोजेक्ट्स रुक गए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, डिज़ाइन हुए और नहीं आ सके। कंस्ट्रक्शन वो इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ को साथ लेकर चलती है और बहुत सारे लोगों, लाखों और लोगों को रोज़गार इससे मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब कोविड आया, प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनकी स्पीड स्लो हुई, जो पाइपलाइन में थे वो रुके, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए हैं। अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है, तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुकी है, प्रोजेक्ट आएंगे डेफिनेटली। कुछ अप्रूवल्स के इशू हैं, हमारे अप्रूवल्स कम हो रही हैं, जिस तादाद में होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अभी मैंने जिक्र किया फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कि 12 से 13 मिलियन घरों की शार्टेज है ऑल ओवर पाकिस्तान और उसमें सबसे ज़्यादा शार्टेज कराची शहर में है। तो जब तक अप्रूवल्स नहीं होंगी फ्लैट्स नहीं बन सकेंगे। अप्रूवल्स जिस स्पीड से हो रही हैं वो बहुत ही नॉमिनल सी है, पिछले दौर के मुकाबले में अगर देखें तो शायद वो 20-22% है। तो इतने कम अप्रूवल के अंदर डेफिनेटली आगे काम करना भी मुश्किल होगा। अच्छा, पैसा और पानी अपनी जगह खुद बना लेते हैं। जब आप अप्रूवल्स नहीं देंगे तो यही बिल्डर जो है निकलेंगे शहर से किसी और बिज़नेस में या किसी और मुल्क में जाके पैसे लगाएंगे, तो इनको अप्रूवल्स देनी पड़ेंगी ताकि काम तेज़ किया जाए। अच्छा, ये कहा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट तैयार होता है तो वहाँ खुसूसी तौर पर ना गैस की बड़ी शॉर्टेज होती है, गैस नहीं मिलती, फिर पानी की वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी क्या वजह है कि फिर लोग उस प्रोजेक्ट को छोड़ते हैं और कहते हैं ये पानी और बिजली की यहाँ सहूलत नहीं है? तो ऐसा क्यों? देखिए, बीच में ऐसा था जैसा आपने अच्छा, फरमाया, मतलब था, बिल्कुल था। अब नहीं है? अब हमें कंप्लीशन लेनी होती है। उस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बैन लगा हुआ था, गैस नहीं मिलती थी प्रोजेक्ट्स को, तो बगैर गैस के प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए गए, सिलेंडर्स पे हैंड ओवर किए गए। लेकिन बाद में ये हुआ कि कंप्लीशन के बाद जो है उन्होंने गैस अलाउ कर दी और ग्राउंड +4 तक गैस मिलती थी, ऊपर नहीं मिलती थी, तो हाई राइज़ वाली बिल्डिंगों के लिए प्रॉब्लम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, पानी भी मिल रहा है और गैस भी मिल रही है। लेकिन हमारे पास मेन इशू जो है वो अप्रूवल्स है। सारी एनओसीज लेने के बाद भी हमारी फाइलें बिल्डिंग कंट्रोल में रुकी हुई होती हैं और अप्रूवल्स नहीं होती। अच्छा शर्जील भाई, आपने अपनी मीटिंग के दौरान कहा था कि रिहायशी मनसूबों को रेगुलाइज की जानिब दी जाए, तो क्या मतलब? सॉरी, मैं समझा नहीं भाई। क्या आपने अपने एक मीटिंग की थी और उसमें कहा था कि जो रिहायशी मनसूबे हैं, रिहायशी मनसूबों को रेगुलाइज करने की इजाज़त दी जाए?
जी, रेगुलराइज करने की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट जो है, जैसे अभी अयूब भाई ने बोला कि कंप्लीशन जो है प्लान आप जमा कराएं और आपको यूटिलिटी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बीच में कुछ साल ऐसे रहे जिसमें बिल्डर्स ने, या जैसे अभी आप बात कर लें कोई भी बिल्डर माफिया का जो नाम दिया पोर्शन माफिया, कि इन्होंने जो है गलत इरेगुलर कंस्ट्रक्शन किए और प्लान से हटके किए। अब जो घर तो बन चुके हैं, बिल्डर तो निकाल चुका है, ठीक है, अब जो बंदे ने घर खरीदा उसका कसूर तो नहीं है, तो कम से कम कुछ पेमेंट करके उसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ये हमारे कानून के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कराची के लिए स्पेशली। आप देखें इस्लामाबाद के अंदर कुछ प्रोजेक्ट रेगुलराइज किए गए, ब्लू एरिया में बाकायदा एक हाई राइज बिल्डिंग बनी जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, उसको रेगुलराइज करके लोगों को जो है उसमें रहने की इजाज़त दी गई। अब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि कराची की 2% अशराफिया के उसमें मकान थे या उनकी इन्वेस्टमेंट थी तो इसलिए रेगुलराइज किया गया, जो भी था। तो इसी तरह जो सोचा गया इस्लामाबाद के उस प्रोजेक्ट के लिए वो कराची के लिए भी सोचा जाए, इसको रेगुलराइज किया जाए और आगे से ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि कोई आइंदा जो है। आपने तो ये भी कहा था कि जो दीगर सूबों की तरह कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में से कानून बनाया जाए, तो ये कोई आपने एप्लीकेशन कोई दरख्वास्त या खत लिखा उनको? देखिए ये काम हमारा नहीं है, ये काम आपको तो आबाद ये आवाज़ आबाद एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, आबाद को ये काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम कराची में छोटे ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम अपने तौर पे असेंबली में और कुछ मेंबरान को हम अपने तौर पे खत भेज रहे हैं कि इस तरह का कोई कानून बनाया जाए जिससे लोगों के सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोजेक्ट बने, और जो बन चुके हैं उनको सारा चीज़ें चेक करके इनको जो रेगुलराइज। देखिए आयुब साहब तो कह रहे हैं कि इनकी कौमी या सूबाई असम्बली या सेनेट में तो ये कस्म की बातें होती रहती हैं और अपने छोटे बिल्डर्स हों, छोटे ताजरों के लिए तो ये आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो यकीन तौर पर आयुब भाई आप इनका जो पैगाम है वो वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, जो आज शजील भाई ने बात की है? देखिए शजील भाई ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। रेगुलाइजेशन बेसिकली हल नहीं है। हम रेगुलाइजेशन कई दफ़ा हमने कोशिश की, पिछले चंद सालों की अगर हम बात करें, कई दफ़ा रेगुलाइजेशन खुली, उसके बाद करप्शन बढ़ जाती है। होता क्या है कि जो बिल्डिंगें चल रही होती हैं उन पे एक एक दो दो तीन तीन फ्लोर डाल दिए जाते हैं और उनको रेगुलाइज करा लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मास्टर प्लान अपडेट करना पड़ेगा और ये आउटसोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि केडीए मास्टर प्लान अपडेट कर दे, टाइमली कर दे, मैं नहीं समझता ऐसा है। इसको आउटसोर्स करना पड़ेगा और उसके अलावा आपको पूरा डेटा बनाना पड़ेगा, कंप्यूटराइज करना पड़ेगा विद प्लाट नंबर और उस पर बिल्डिंग कितनी बनी हुई है। उसके बाद अगर आप रेगुलाइजेशन खोलेंगे तो मेरा ख्याल है आसानी होगी। अगर मेरे प्लाट के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 का नक्शा पास था, मैंने 1 बनाया है तो 1 के हिसाब से रेगुलाइज हो जाएगा। किसी और के प्लाट पे 1 था, उसने 2 बनाया तो 2 रेगुलाइज हो जाएगा, 3rd नहीं डाल सकेगा फिर वो उसकी रेगुलाइजेशन वहीं तक होगी। लेकिन अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा और हम जिस तरह से पहले रेगुलाइजेशन कराते आए और रेगुलेशन खुलती रही और होती रही, अगर उसी अंदाज से चलता रहा तो आप ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक ही नहीं पाएंगे। ये रेगुलाइजेशन तो इलीगल कंस्ट्रक्शन का बाइस बन जाती है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आप मौका दीजिए, पूरा कराची का मास्टर प्लान बनवाइए और उसके साथ साथ आप उसमें मेंशन कराइए प्लाट नंबर के साथ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी है। उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उसके बाद उस पर नहीं होनी चाहिए। लीगली जो है वही होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन के हम पहले दिन से मुखालिफ हैं, आज भी मुखालिफ हैं। हम नहीं चाहते इस शहर में लीगल कंस्ट्रक्शन फ़रोग पाए। अच्छा आप ये बताइए कि आवाज़ जो है नस्ला टावर्स के जो रिहायशी हैं उनके लिए क्या इक़दाम कर रही है? कोई आप लोगों ने उनके लिए क्या आवाज़ें बुलंद की? क्योंकि शायद मोहसिन शेखानी साहब तो मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से अब मस्जिद जो आपके चेयरमैन आए तो उनकी तरफ से भी क्या? देखिए ना सिर्फ मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन साहब, मैं और आबाद के पूरे बाकी ऑफिस बेयर और आबाद की पूरी टीम, हम सब की हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, नेस्ला टावर के बिल्डर के साथ भी और उनके अलॉटीज़ के साथ भी। हम चाहते ये हैं कि इसको रिव्यू किया जाए, एक लार्जर बेंच बना दिया जाए और उसमें इसको रिव्यू कर लिया जाए। अगर उसमें से कुछ चीज़ें गलत साबित होती हैं तो उसको रेगुलाइज कर लिया जाए, चूँकि बिल्डिंग बन चुकी है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है और बिल्डर ने ज़मीन मार्केट से परचेज़ की है। उसने मार्केट से परचेज़ की, मोहम्मद अली सोसाइटी से एनओसी लिया, उसके बाद उसने कंप्लीशन उसका वो कमर्शियल का चालान पेमेंट किया। तमाम एनओसीज़ के बाद उसको मास्टर प्लान से भी कमर्शियल कराया गया, उसके बाद उसकी अप्रूवल हुई। और मैं फिर ये कहता हूँ कि ओवर द नाइट बिल्डिंग नहीं बनी, ना सुलेमानी टोपी लगाकर उसको बिल्डिंग को बनाया गया है। उसको डेफिनेटली उसको टाइम लगा है, 4 साल 5 साल जैसे नॉर्मली लगते हैं। 4 से 5 साल में बिल्डिंग कंप्लीट हुई। आज लोगों को रहते हुए 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो आज बिल्डिंग का ख्याल आया कि ये इलीगल बिल्डिंग है। तो अयूब साहब अभी तो चीफ जस्टिस साहब जो के अहकामात के मुताबिक तो वो जगह अभी क्लियर नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि इनलीगल जगह प्रोजेक्ट है, वो तो अभी भी ये कह रहे हैं, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए मैंने अभी अर्ज़ किया कि रिव्यू के लिए गुंजाइश देनी चाहिए, मौका देना चाहिए
बिल्डर रिव्यू में जाना चाहता है उसको रिव्यू कर लें एक दफ़ा, फिर आप सुने तो सही, आप उसको टाइम तो दीजिए। मोहम्मद अली हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को भी सुनिए, इदारे के लोगों को भी सुनिए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी देखिए। क्या अगर ये इलीगल है तो अप्रूवल कैसे हुई इसकी, जो बनी उसमें भी डेफिनेटली मैंने भी अर्ज़ किया ना कि टाइम लगा, तो अगर ये इलीगल थी तो अर्ली स्टेज के ऊपर रोकना चाहिए था। तो उनके अफसरान जो जिन लोगों ने ये एनओसी दी थी तो उनको भी तो गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए ना फिर। हाँ, बिल्कुल। देखें, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं है? अभी तो सिर्फ यहाँ मसला ही चल रहा है, उनके लिए भी चीफ जस्टिस साहब कोई नोटिस निकाल रहे हैं या नहीं? मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग से हटकर शहर में, मुल्क में जितनी करप्शन हुई, कितने लोगों को सज़ा दी गई उसमें? शर्जील भाई ने फरमाया कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, मौत की सज़ा दे देनी चाहिए। मुझे एक ऐसा वाक़या बताइए कि जिसको सज़ा दी गई हो, तो मुझे तो एक भी नज़र नहीं आता। अच्छा शर्जील भाई, आपसे भी नस्ला टावर की जो वहाँ पे केस हुआ है और बेचारे किन लोगों ने अपनी पूंजी जमा कराई और फिर वो ख़रीदा और उसके बाद आज वो बड़ी मुश्किलात में बेचारे किन किन तरीक़ों से किसी ने अपनी बेटी का जेवर बेचा होगा, किसी सूरत हाल में वो फ्लैट बनाए गए और ख़रीदे गए और उसके बाद वो बेघर हो रहे और कुछ सियासी लोग अपनी दुकानें चमकाने जा रहे हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई हल है? नहीं, मेरे को तो बल्कि अफसोस ये हो रहा है कि आबाद पूरा का पूरा जो है नस्ला टावर के लिए बैठा है। आबाद को हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं कुछ साइलों की, जो उनके बिल्डर्स ने जो उनके घर जो है दबाए हुए हैं, पूरी पेमेंटें लेके। इस तरीके से आबाद को हमने प्लॉटों की दी हुई है एप्लीकेशंस, 22 प्लॉट्स की एक ही प्रोजेक्ट में हमने दी हुई हैं कि भाई उसने पूरी पेमेंट होने के बाद उस बिल्डर ने जो है लोगों को कब्जे नहीं दिए, खुद कब्जा करवाता है। एक बिल्डर जो है वो दुकान किसी औरत की, बेवा औरत है, उसकी ट्रांसफ़र वो नहीं करा रहा है। इस तरह की हमने ऑल सिटी ताजीतियात और टिम्बर मर्चेंट ग्रुप एसोसिएशन की तरफ से भी दरख्वास्तें दी हैं। आबाद ने ये काम तो नहीं करा। नस्ला टावर बचाने के लिए आबाद खड़ा हुआ है, हम इसमें भी कोई हम इनको मना नहीं कर रहे कि अच्छा काम है। भाई अब बात हो रही है, शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल, आबाद हमने- ने साहिल समंदर में कोई ऐसा काम नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगे? जरा आप कुछ जवाब दें, इनको बताएं। बिल्कुल। देखिए, शर्जील भाई ने फरमाया कि उन्होंने हमें एप्लीकेशंस दी हुई हैं। चूँकि बीइंग ऑफिस बेरर हमारे यहाँ एक कमेटी है और मैं भी उस कंप्लेन कमेटी को मैं भी देख रहा होता हूँ। मेरी नज़र में आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई जो इनकी तरफ से आई हो या इनकी एसोसिएशन की तरफ से आई हो किसी बिल्डर के ख़िलाफ़। अगर एक एप्लीकेशन ऑफिस बेरर की टेबल से गुजर कर जाती है, एक लेटर गुजर कर जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकी तरफ से कोई आया हो। बल्कि पिछले चंद दिन पहले इनकी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कुछ हमारे हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैंने कहा मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाइए, यकीनन हम हल करेंगे। अगर किसी भी मेंबर के साथ आपके कोई ग्रेवेंसेस हैं तो डेफिनेटली हम बिठाएंगे उसको। हमारे यहाँ एक कंप्लेन आर्बिट्रेशन कमेटी है और प्रॉपर परफॉर्म कर रही है। और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, उसके पिछले 3 साल में जो उसकी वर्किंग है, इस वक्त शायद जो कंप्लेंट्स का रेशो था शायद 5 या 6% रह गया है पिछले सालों के मुकाबले में। हर कंप्लेन को इंडिविजुअली चेक किया जाता है, उस पर पूरा वर्क होता है, पूरी कमेटी है, उस बिल्डर को कॉल किया जाता है, वो बिल्डर आता है और इन केस अगर वो बिल्डर जवाब ना दे और उसकी कंप्लेंट्स ज़्यादा हों तो हमारे पास ये राइट होता है कि हम उसकी मेंबरशिप स्पेल करें। देखिए शर्जील भाई, आज अयूब साहब ने कितनी आपको मुतमईन किया, तो आप इनकी बातों से कुछ मुतमईन हुए या नहीं हुए? मैं अयूब साहब को और आपको भी, ताकि मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में वो एप्लीकेशन भी आप साथ साथ लगा दें जो हमने आबाद को भेजी है। आबाद का जो जवाब है वो भी मैं आपको भिजवा देता हूँ, और इसके बाद जब हमने इसका जवाब भेजा है तो उसका जवाब नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो डॉक्यूमेंट। चलो वो तो आपकी आपस की बात है ना कि आबाद के और उसके दरमियान की मतलब तो। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने सुमो एक्शन लिया हुआ है, ये बिल्डिंगें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो कुछ, कम से कम कराची के जो लोगों ने फ्लैट बुक करवाए हैं या दुकानें बुक करवाई हैं या प्लॉट लिए हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, आप कम से कम इस केस के अंदर उनकी दरख्वास्तें भी लगाएं और हमें मौका दें कि हम आपको वो एविडेंस प्रोवाइड करें कि पूरी पेमेंट करने के बाद, करोड़ों रुपए की पेमेंट करने के बाद बिल्डर जो है किस तरीके से हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और एक फ्लैट पे, अब एक ही मैं सिर्फ एक टावर की बात करूंगा कि उस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो सिर्फ ट्रांसफ़र के मांग रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उस टावर के ऊपर बैन लगाया हुआ है कि वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। क्या कहेंगे अयूब साहब? देखिए, अगर ऐसी कोई कंप्लेन है तो आबाद के अंदर बिल्कुल दीजिए, हम उस मेंबर को बुलाएंगे। अगर वो हमारा मेंबर है हम ज़रूर बुलाएंगे उसको, और उसकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहीं भी नहीं मांगी जा सकती। अगर वो ऐसा है तो हमारे भी इल्म में लाइए। या मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए एक फ्लैट की ट्रांसफर फीस, अगर आप उसे सबलीज भी करा लेते हैं और उसके बाद सेल डीड कराने चले जाते हैं तब भी चंद लाख रुपए सेल खर्च डीड होते की तो हैं। बात ही नहीं है, तब भी सेल चंद डीड लाख तो रुपए बहुत खर्च दूर की होते बात है, सेल डीड की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो पूरी पेमेंट लेने के बाद वो बोल रहे हैं अव्वल तो प्रोजेक्ट आज तक तैयार नहीं हुआ, उसकी पेमेंट हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, कंप्लीट पूरी 100% पेमेंट। उसका कहना है कि पेमेंट लेट आई है। अयूब साहब का कहना है कि अगर कोई इनका मेंबर
आबाद का कोई मेंबर अगर कोई गलत काम करता है बिल्कुल। तो यकीन तो भैया उनकी मुझे मेंबरशिप भी मुफ्ती कैंसिल शेखानी साहब का जवाब यह तो है नहीं अभी वो तो जवाब की बात है ना कि इनका आबाद एक ऐसा इदारा है कि जहाँ लोग आपके सामने एनओसी लेते हैं, पूरी इनकी तहकीकात, उसके बाद उसको बिल्डर्स को मेंबर बनाया जाता है। अगर वो इनका मेंबर थे तो आपके आज प्रोग्राम में यकीनी तौर पर ये कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये आपका और बिल्डर्स का मसला नहीं, है। बिल्कुल। इस प्रोग्राम में ये individual matter है। ये इंडिविजुअल मसला है कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आबाद से जोड़ें, क्योंकि आबाद तो खुद लोगों को आबाद कर रहा है। जो गरीब है, जिनके जो मकानात हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि आबाद मकान बना के मदद दे। तो कितनी अच्छी बात है कि मतलब आप और ये दोनों मिलकर, क्योंकि एक वक्त आएगा हो सकता है आप भी बिल्डर्स बन जाएं, आप भी तामीरात करें और आपको इनसे ऑनेस्टी लेने पड़ जाए मेंबरशिप की। ये तो आपकी आपस की बात है। आबाद है, आप हैं, क्योंकि जो मिल के रखेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं चलेंगे, तो वो घर भी अगर अच्छा हम होता है। शर्जिल भाई की कंप्लेन की बात करें, आप कोई भी बिजनेस करें तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर हम इस शहर की खूबसूरती की बात करें तो इस सब बिल्डर्स की मरून मिन्नत हैं। अगर ये बिल्डर नहीं होते तो इतनी बिल्डिंगें भी शहर में नहीं होती। तो डेफिनेटली जब इतनी बिल्डिंगें बनी हैं उसमें अगर 1% 2% मसाइल हैं तो यकीनन हर बिज़नेस में होते हैं। उसके बावजूद शर्जिल भाई को मेरी ये ओपनली ऑफर है कि आबाद हाउस तशरीफ़ लाएँ, जो हम इनकी मदद कर सकेंगे ज़रूर हम हाजिर हैं। अयूब भाई ने बात कही कि कोई शिकायत है, आपको शिकायत तो आप इनके पास जाएं और जाके अपनी शिकायत को दूर करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। और दोनों जो मेम्बरान हैं हमारे पास, शर्जिल गोपलानी साहब और ख्वाजा अयूब साहब, इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही, क्योंकि एक का ताल्लुक़ आबाद से है और दूसरे का ताल्लुक़ जो है वो ताजिर रहनुमा है। और बल्कि अब हल्के हल्के करके ये भी प्रोजेक्ट की तरफ आ ही जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो ये आबाद के मेंबर भी बन जाएंगे, और जब आबाद के मेंबर बन जाएंगे तो इनके गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।